हम्म हम्म दोस्तों एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। 1 मिनट? लेकिन किसका 1 मिनट, आपका या मेरा? क्या सचमुच में आपका और मेरा 1 मिनट बराबर है? और अगर आपका और मेरा 1 मिनट बराबर है तो फिर आइंस्टाइन की ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये क्यों ये बात कहती है कि भैया यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी अपनी इंडिविजुअल क्लॉक्स हैं, और उस ऑब्जेक्ट की क्लॉक किस रफ्तार से चलेगी, उसके लिए समय कितना फास्ट या कितना स्लो चलेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। आई नो साउंड्स कंफ्यूजिंग, बट टू क्लियर दिस कंफ्यूजन हमें सर आइजैक न्यूटन का ये जो रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है उसे समझना जरूरी है। और अगर आप सचमुच में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड टाइम डायलेशन, देन न्यूटन का ये जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भले ही सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरीज के अंदर टाइम और स्पेस को एब्सोल्यूट माना हो, लेकिन वेलोसिटी को लेके उनका कहना यह था कि वेलोसिटी असल में रिलेटिव है। और क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव है, इस वजह से जब भी हम वेलोसिटी की बात करें तो उस वक्त हमें रेस्पेक्ट टू फेस का यूज करना चाहिए। यानी कि सपोज आप सड़क पे खड़े हो और अगर कोई कार आपके सामने से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से गुजरती है, एंड नाउ अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई वो जो कार आपके सामने से गुजरी है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग कि भैया कार की जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें ये कहना चाहिए कि इन रेस्पेक्ट टू मी कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। नहीं समझ में आया ना, सब कुछ ऊपर से गया। लेट मी एक्सप्लेन, और सेम एग्जांपल देता हूं बट थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ में। सपोज एक सड़क है और उस सड़क पे एक कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और उसी सेम सड़क पे एक और कार है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, और आप सड़क पे खड़े हो। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वो जो कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है उसका फॉरवर्ड मोशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके रेस्पेक्ट में उस कार का जो फॉरवर्ड मोशन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन उसी सेम सड़क पे वो जो दूसरी कार है जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, अगर हम उस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ने वाली कार के पर्सपेक्टिव से उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही कार के फॉरवर्ड मोशन को देखें, तो इन रियलिटी उस 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के रेस्पेक्ट में उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार का जो फॉरवर्ड मोशन है वो सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि शुरुआत के 30 किलोमीटर प्रति घंटा का जो फॉरवर्ड मोशन है वो तो इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो रहा है, क्योंकि ये कार खुद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के रेस्पेक्ट में उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार का जो फॉरवर्ड मोशन है वो तो सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। नाउ टू बी सुपर क्लियर, मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। सेम रोड है, सेम कार है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अच्छा, वैसे एक्सीडेंट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबको काऊ का निबंध लिखना आता है, सो इस चीज की टेंशन अपने को लेना ही नहीं। बट रोड पे कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, एंड अब इस रोड पे एक दूसरी कार है जो कि उस कार के अपोजिट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से आ रही है। नाउ अब अगर हम लोग इस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी वाली कार की रेस्पेक्ट में उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के फॉरवर्ड मोशन को देखें, तो अब उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार का जो फॉरवर्ड मोशन है वो इन रियलिटी 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो कार खुद आगे बढ़ रही है, और जिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के रेस्पेक्ट में हम उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार के फॉरवर्ड मोशन को देख रहे हैं, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेलोसिटी वाली कार अपोजिट डायरेक्शन में आगे जा रही है। सो 50 उसका और 40 इसका, यानी कि टोटल 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये फॉरवर्ड मोशन होगा उस 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार का इन रेस्पेक्ट टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कार, यानी कि वो दोनों ही कारें एक दूसरे से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से दूर जा रही है। सो ये है सर आइजैक न्यूटन का रिलेटिव मोशन, जिसे हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। नाउ अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और समय की कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, उससे पहले एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो ये कि भैया लाइट की स्पीड पे टाइम की वैल्यू 0 हो जाती है। भले ही ये बात हम लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई हो, लेकिन लाइट की स्पीड फिक्स है और लाइट कैसे काम करती है ये हमें आइंस्टाइन ने नहीं बताया, बल्कि इसकी खोज का क्रेडिट जाता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को। इनफैक्ट लाइट को लेकर मैक्सवेल ने हम लोगों को
तीन बातें बताई। पहली, लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यूनिवर्स के किस कोने में, अगर वैक्यूम है तो ये वो फिक्स स्पीड है जिस पे लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी। इसके बाद लाइट को लेके जो सेकंड चीज मैक्सवेल ने हम लोगों को बताई वो ये है कि लाइट जो है, लाइट सिर्फ यही वो स्पीड है जिस पे लाइट एग्जिस्ट करती है, ना इससे स्लो ना इससे फास्ट। ये फिक्स नंबर की स्पीड है जिस पे लाइट एग्जिस्ट करेगी। हाँ, डेफिनेटली वाटर और अदर एलिमेंट्स में लाइट स्लो हो जाती है, बट उसका रीजन टोटली अलग है, उसमें भी हम लोग नहीं जाते, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और लाइट को लेके जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैक्सवेल ने हम लोगों को बताई वो ये है कि लाइट का कोई फ्रोजन स्टेट नहीं होता, यानी कि लाइट रुक नहीं सकती। अब बात करते हैं उस बंदे के बारे में जिसने ब्रह्मांड को, लाइट को, समय को, सबको देखने का हमारा जो नजरिया है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और उस पर्सन का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि साल 2005 में स्विस गवर्नमेंट का जो पेटेंट ऑफिस था वहां पे बैठ के सिल ठप्पे लगाने का काम कर रहा था। बट क्योंकि फिजिक्स में इंटरेस्ट था इस वजह से कॉन्स्टेंटली सोचते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन जब वो बैठ के सोच रहे थे तब उन्होंने इमेजिन किया कि भाई क्या हो अगर लाइट की कोई बीम, ऑब्वियसली बात है वो तो लाइट की स्पीड पे ही ट्रेवल करेगी, लेकिन उस लाइट की बीम के साथ मैं खुद यानी कि आइंस्टाइन भी अगर लाइट की स्पीड पे ही ट्रेवल करें, जो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है लेकिन सोच तो सकते ही। सो आइंस्टाइन ने भी सोचा कि भैया अगर लाइट की कोई बीम लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर रही है और उसी के साथ साथ अगर मैं खुद भी लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करूं और फिर ऑल ऑफ द सडन जब मैं अपना मुंह घुमा के उस लाइट की बीम को देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा। क्योंकि सर आइजैक न्यूटन का जो रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो यही कहता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम लोगों को वेलोसिटी को समझना चाहिए। और इसी वजह से सर आइजैक न्यूटन की रिलेटिव मोशन वाली थ्योरी के हिसाब से अगर लाइट की वो बीम और आइंस्टाइन खुद दोनों ही लाइट की स्पीड पे पैरेलल आगे बढ़ रहे हैं तो उस सिचुएशन में इन रेस्पेक्ट टू आइंस्टाइन लाइट की उस बीम का जो फॉरवर्ड मोशन है वो 0 होगा। और क्योंकि लाइट की उस बीम का फॉरवर्ड मोशन 0 होगा इस वजह से लाइट की वो जो बीम है वो फ्रोजन स्टेट में आइंस्टाइन को नजर आएगी। बट मैक्सवेल की लाइट को लेके जो इक्वेशन है जो अगेन मैथमेटिकली प्रूवन है वो इक्वेशन साफ साफ ये बात बोलती है कि लाइट जो है वो फ्रोजन स्टेट में नहीं हो सकती। मतलब या तो न्यूटन गलत है या फिर मैक्सवेल गलत है। और ये सब कुछ सोचने के बाद में आइंस्टाइन ने एक सिचुएशन की और कल्पना करी। और ये जो कहानी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कहानी पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि आइंस्टाइन ने एग्जैक्टली किस सिचुएशन में खुद को डाल के ये सब कैलकुलेशन करी ये कोई भी नहीं जानता। हजारों कहानियां सोशल मीडिया पे चल रही है और ऑलमोस्ट सारी कहानियां फेक है। बट ऑनेस्टली यहाँ पे कहानी क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया। सो मैं आप लोगों को कहानी का अपना वर्जन सुनाता हूँ। और मेरे वर्जन के हिसाब से आइंस्टाइन अगेन वहीं ऑफिस में बैठ के सिल ठप्पे लगा रहे थे, तभी ऑल ऑफ द सडन उन्होंने सोचा कि क्या हो अगर वो एक ऐसी ट्रेन में बैठे हों जो कि बहुत तेज रफ्तार से यानी कि लाइट की स्पीड के पास ट्रेवल कर रही है और उस ट्रेन के अंदर एक क्लॉक रखी हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मुझे आप लोगों को बताना जरूरी है, और वो ये कि फिजिक्स में जब भी हम लोग क्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डेली यूज में जो क्लॉक्स यूज करते हैं उनकी बात नहीं हो रही होती, बल्कि यहाँ पे जो सुपर एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक है उसकी बात हो रही होती। सो आइंस्टाइन ने यही इमेजिन किया कि भैया लाइट की स्पीड के करीब चल रही ट्रेन के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक रखी हुई है जिसमें दो मिरर एक दूसरे से लाइट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस तय करती है वो दोनों ही मिरर एक दूसरे से उतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और लाइट की एक बीम कॉन्स्टेंटली उन दोनों ही मिरर्स के बीच में बाउंस कर रही है। नाउ अब अगर आइंस्टाइन खुद भी उस क्लॉक के साथ उसी ट्रेन में होंगे तो उस सिचुएशन में क्योंकि क्लॉक और आइंस्टाइन दोनों ही उस ट्रेन के साथ सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, इस वजह से आइंस्टाइन के लिए उस क्लॉक का जो मूवमेंट है यानी कि उन दोनों ही मिरर्स के बीच में लाइट का वो जो फोटोन बाउंस करेगा वो बिल्कुल नॉर्मल रेट से बाउंस करेगा। बट अगर आइंस्टाइन उस ट्रेन के अंदर होने के बजाय अगर ट्रेन के बाहर खड़े हैं और क्लॉक जो है वो ट्रेन के अंदर रखी हुई है और जो ट्रेन है वो लाइट की स्पीड के करीब चल रही है, तो उस सिचुएशन में आइंस्टाइन जब उस क्लॉक को देखेंगे तो उन्हें उन दोनों ही मिरर्स के बीच में लाइट का वो जो फोटोन है वो स्लो स्पीड पे बाउंस करते हुए नजर आएगा। और ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि वो जो फोटोन है उसे एक्चुअली में इन रिलेशन टू आइंस्टाइन लंबी डिस्टेंस तय करना पड़ रही है, यानी कि जिग-जैग मोशन में वो फोटोन आगे बढ़ रहा है। लेकिन लाइट की स्पीड तो फिक्स है, तो अब फिक्स स्पीड होने के बावजूद वो फोटोन ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्रिएट हुई इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कैसे कवर करेगा। और तभी आइंस्टाइन को ये आइडिया हिट हुआ कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में वो फोटोन ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस
कवर कर सकता है लाइट की सेम फिक्स स्पीड को मेंटेन रखते हुए, और वो ये कि उस फोटोन के लिए इन रेस्पेक्ट टू आइंस्टाइन जो कि ट्रेन के बाहर खड़े हैं टाइम स्लो हो जाए। दिस इज द ओनली सिचुएशन जिसमें ये पॉसिबल है, और यही आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो हम लोगों को ये एक्सप्लेन करती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचता चलता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि उस ऑब्जेक्ट को तेज रफ्तार पर ट्रेवल करते हुए देख रहा है, उस ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट का टाइम स्लो हो जाएगा। देखा कितना अद्भुत और अचंभित करने वाला है हमारा ब्रह्मांड। क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में? कुछ भी समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक और बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इसमें आपको 100% पूरी बात समझ में आ जाएगी। सपोज दो ऑब्जेक्ट इन सेंस के एक आप और एक आपके मित्र। अब आप धरती पे आराम से बैठे हो, एकदम बिल्कुल चिल कर रहे हो, और आपका जो मित्र है वो अंतरिक्ष में धरती के चारों तरफ लाइट की जो स्पीड है उसके करीब यानी कि 99.99% स्पीड अचीव करके ना सिर्फ धरती के चक्कर लगा रहा है बल्कि अगले 10 सालों तक वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पे धरती के चक्कर लगाता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन 10 सालों में क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपका जो मित्र है जो कि अंतरिक्ष में बहुत तेज रफ्तार पे धरती के चक्कर लगा रहा है, उसके पास उसकी जो घड़ी है उसको अपनी घड़ी हल्की सी भी स्लो होते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि चाहे वो किसी भी स्पीड पे धरती के चक्कर लगा रहा हो उसके लिए उसका जो इंडिविजुअल टाइम है वो हमेशा नॉर्मल रेट पे ही रन करे। वहीं आप जो कि धरती पे हो, आपके लिए आपका जो समय है वो भी नॉर्मल रेट पे ही रन करेगा, बट क्योंकि आपका मित्र अंतरिक्ष में बहुत तेज रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है, इस वजह से इन रेस्पेक्ट टू यू आपके मित्र की जो क्लॉक है वो स्लो चलेगी, और क्योंकि उसकी घड़ी स्लो चलेगी इस वजह से भले ही आपका मित्र लाइट की स्पीड के बिल्कुल करीब वाली स्पीड से धरती के चक्कर लगा रहा होगा, बट आप जब आसमान में उसे देखोगे तो आपको उसकी स्पीड बहुत स्लो नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात, 10 सालों बाद जब आपका मित्र ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगाएगा और अपनी स्पीड को 0 पे लाके अर्थ पे वापस आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसने तो 10 सालों तक धरती का चक्कर लगाया है, और क्योंकि उसकी क्लॉक नॉर्मल रेट पे ही रन कर रही थी इस वजह से उसके तो 10 साल ही बीतेंगे। लेकिन क्योंकि धरती के रेस्पेक्ट में उसकी क्लॉक स्लो चल रही थी इस वजह से धरती पे वो आपसे नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट 10 सालों बाद जब वो ब्रेक मार के धरती पे आएगा तो वो लगभग आपकी 7वीं पीढ़ी से मिलेगा, क्योंकि उसकी क्लॉक धरती के रेस्पेक्ट में स्लो चल रही थी। इस वजह से जब तक उसके 10 साल बीतेंगे और 10 सालों बाद वो जब धरती का चक्कर लगाना बंद करेगा उस वक्त तक धरती के ऊपर, और ये मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, 707 ईयर बीत चुके होंगे। और इसी घटनाक्रम को आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का नाम दिया। अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों को ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी पता होना चाहिए कि ये जो टाइम डायलेशन है ये लीनियर नहीं है, बल्कि इनिशियल लेवल पे टाइम का जो डायलेशन है वो बहुत स्लो होता है, और जैसे जैसे हम लोग लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते चलते हैं वैसे वैसे टाइम का जो डायलेशन है वो बढ़ता चलता है। और सबसे ज्यादा टाइम डायलेशन उस वक्त होता है जब हम लोग लाइट की स्पीड तक की 90% स्पीड अचीव कर लेते हैं। उसके बाद में टाइम डायलेशन बहुत तेज रफ्तार से होना शुरू होता है, और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से स्पीड में वेरिएशन आने पे टाइम डायलेशन होने के बावजूद भी हम लोगों को डेली लाइफ में ये टाइम डायलेशन महसूस नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर स्पीड पे टाइम डायलेशन नहीं होता, नहीं, अगर स्पीड में हल्का सा भी वेरिएशन आता है तो टाइम डायलेशन होना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं वो है, क्योंकि ये सैटेलाइट बहुत तेज रफ्तार से अर्थ के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, और क्योंकि इनकी रफ्तार हम लोगों के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है इस वजह से अगेन इन रेस्पेक्ट टू अस इन सैटेलाइट्स का जो टाइम है वो स्लो होता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इन सैटेलाइट्स पे लगी हुई क्लॉक्स को कॉन्स्टेंटली आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली इक्वेशन की मदद से फिक्स करना पड़ता है, तभी ये सैटेलाइट हम लोगों को सही समय पे सही सिग्नल प्रोवाइड करा पाते हैं। अदरवाइज हमारे मोबाइल के अंदर ये जो जीपीएस सेंसर लगा हुआ है जिसका यूज़ करके गूगल मैप और एप्पल मैप जैसी एप्लीकेशंस हमें हमारी सही लोकेशन बताती है, अगर हम लोग आइंस्टाइन की इक्वेशंस का यूज़ करके सैटेलाइट के टाइम को कॉन्स्टेंटली फिक्स ना करें तो क्योंकि उनकी हाई स्पीड की वजह से यहाँ पे टाइम डायलेशन होता है, इस वजह से वो हमें हमेशा गलत डेटा दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ स्पीड की वजह से होने वाले टाइम डायलेशन को डिस्कस किया है, लेकिन आइंस्टाइन की एक और इक्वेशन है और वो हमें बताती है कि ये जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से भी ना सिर्फ टाइम डायलेशन होता है बल्कि ये जो स्पेस है और ये जो टाइम है ये अलग अलग नहीं है बल्कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, और एक्चुअली में ये स्पेस टाइम है। इनफैक्ट जो सैटेलाइट वाला एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को दिया उसमें क्योंकि ये ग्रेविटी वाला टाइम डायलेशन भी होता है, इस वजह से ये ग्रेविटी वाले टाइम डायलेशन को भी हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। बट ठीक से और इजी वे में अगर हमें इसे समझना है तो फिर
सेपरेट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होगा। आफ्टर ऑल आप सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।